ज़ारान, मैं फिर से तुम्हारे दिल में अपने लिए वो मोहब्बत जगा दूंगी जैसे बाहर मुल्क तुम्हें मजबूर कर दिया था। मैं जानती हूँ खूबसूरती के मामले पर तुम फिर से मुझे चुनोगे, देख लेना। और वो रोना शुरू हो गई थी। इसे पता था अब ज़ारान आबदी इस खूबसूरती के हाथों ठोकर खा चुका था। अब वो इसके चंगल में नहीं फंसेगा। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी। बस कर जाओ सवेरा। अनीसा पुप्पो कमरे में दाखिल हुई थी। सवेरा की यह हालत देखकर वो भी मोम हुई थी। पुप्पो, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, ज़ारान को मना ले, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे आप मार दें या ज़ारान को मेरी झोली में डाल दें। सवेरा ने पुप्पो के आगे हाथ जोड़ दिए थे और इसी वक्त कमल बेगम भी कमरे में दाखिल हुई थी। वो अपनी बेटी के पास घुटनों के बल बैठ गई थी। बस मेरी बच्ची, बस। शायद तुम्हारी पुप्पो नायाब जितना प्यार नहीं करती तुमसे, वो तुम्हारे जुड़े हाथ देखकर भी नहीं बदलेंगी। अपनी बेटी को वो इस कमरे से अपने कमरे में ले गई थी। अनीसा, कमल की बात ने अनीसा को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर दरवाजे पर खड़े भाई की कमज़ोर आवाज़ सुनकर जब इन्होंने नज़रें उठाई तो राहिल साहब को दरवाजे पर खड़ा पाया था। राहिल भाई, अनीसा, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, पर आज अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाथ फैला रहा हूँ तुम्हारे आगे। सवेरा को माफ़ करके अपना लो अनीसा, ज़ारान खुद मान जाएगा। इन्होंने हाथ जोड़ दिए थे अपनी बहन के आगे और अनीसा बेगम ने कभी ये नहीं सोचा था इनके सामने कभी ऐसा मोड़ भी आ जाएगा कि इन्होंने अपने एक भाई की खुशी को चुनना पड़ेगा। वो एक कशमकश में मुब्तला हो गई थी। एक तरफ इनका वादा अपने बड़े भाई से और अब दूसरा भाई एक वादा मांग रहा था। एक गहरा सांस भरा हुआ था इन्होंने। राहिल भाई, ये आखिरी मौका होगा सवेरा के लिए। इसने मेरे बेटे को पहले ही बहुत अजियत दे दी है। अब मैं आपके लिए इसे एक आखिरी मौका दूंगी। अनीसा, तुम नहीं जानती मैं कितनी आस उम्मीद से आया था तुम्हारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। सब बहुत खुश होंगे मैं सुबह ही। राहिल भाई, अभी किसी को मत बताइएगा, ज़ारान को मनाने दीजिए अभी मुझे। राहिल साहब की खुशी में मदहम हो गई थी, पर वो समझ सकते थे कि सवेरा की गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ अनीसा, मुझे इंतज़ार रहेगा जब तुम फिर से ऐलान करोगे सवेरा और ज़ारान की शादी का। और वो बहुत इत्मीनान के साथ वापस चले गए थे। या अल्लाह, किस मोड़ पर खड़ा कर दिया है मुझे रिश्तों ने। अल्तमश भाई एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ राहिल भाई। अब घर के बच्चों की नहीं, मेरे भाइयों की बात आ गई है। मैं कैसे इस आजमाइश से बाहर निकलूँगी बिना किसी हक तलफी के किए बगैर। वो अभी भी आबिदा हो गई थी। अफनान सर, ये गर्ल्स हॉस्टल है, आप चलें यहाँ से जल्दी। अफनान ने एक नज़र नयाब के कमरे पर डाली थी और दूसरी नज़र अपने सिक्योरिटी एहलकार पर। गुस्से से इसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। बस अब वो इस अंधेरे में यहाँ रुक भी नहीं सकता था। रिसेप्शन को तो रिक्वेस्ट कर दी थी, पर अब यहाँ खड़े रहना किसी ख़तरे से खाली नहीं था। वो वहाँ से चला गया था और ड्राइवर को गाड़ी घर ले जाने का कह दिया था। वो लेटर की कॉपी देख रहा था जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नयाब को बहुत इज्जत देते हुए दिया था। ये वो लेटर अपनी अम्मी को दिखाकर इनकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहता था, पर इंटर्नशिप एक बहाना था नयाब का सर अपने सामने झुकाने के लिए। वो दूसरा थप्पड़ इसे याद था, और वो थप्पड़ जो मेरी ज़िंदगी का पहला थप्पड़ था और आखिरी भी। पर नयाब मैडम, मेरे अंडर काम करके मेरे हुक्म मान कर तुम्हें वही ज़िल्लत मिलेगी जो मुझे तुम्हारे इस थप्पड़ ने दी थी। अफनान यूसुफ़ का वादा है तुमसे। पर अफनान यूसुफ़ को अंदाज़ा नहीं था नयाब अल्तमश ने उल्टा जीना हराम कर देना था आने वाले दिनों में अफनान यूसुफ़ का। वो झुकने वाली नहीं थी, वो टूटने वाली नहीं थी, वो कमज़ोर होकर पीछे कदम हटाने वालों में से नहीं थी। और अब अफनान यूसुफ़ को सही मायनों में पता चलना था घमंड एक मजबूत लड़की का जो हर हालात का सामना करके यहाँ तक पहुँची थी। अगले दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नयाब जैसे ही आर्ट क्लास में एंटर हुई थी, कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप ने कहका लगाना शुरू कर दिए थे, ये ज़रूर कैट का काम होगा, तुम इग्नोर ही करना। शानजे ने नयाब का हाथ पकड़कर पीछे वाली रो में जाने की कोशिश की तो नयाब के कदम रुक गए थे। हम पीछे क्यों बैठे शानजे, हम क्यों झुककर इसके हौसले बुलंद करें, इसे और शय मिल जानी है। और अब नयाब ने हाथ पकड़कर फर्स्ट रो में बिठा दिया था शानजे को और ख़ुद भी बैठ गई थी। यार, हमारी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं है, नयाब प्रोफेसर की पहली नज़र हम पर पड़नी है। पर नयाब ने अपना बुक एक साइड पर रख दी थी और फिर वो मुकम्मल असाइनमेंट भी, जिस पर शानजे की आंखें खुली की खुली रह गई थी। कैसे मुकम्मल की? वो कैट का चेहरा देखने वाला होगा। शानजे ने पीछे मुड़कर कैट की जानिब देखा था जिसने लूज़र का साइन बनाकर दिखाया था। अब इसे पता चलेगा लूज़र है कौन। अभी नहीं, तुम्हें किसी तरह इस असाइनमेंट को इसके बैग तक पहुंचाना है शानजे। व्हाट, सीरियसली तुम करना क्या चाहती हो? मैं इसकी गेम में इसे शिकस्त देना चाहती हूँ, दैट्स इट। नयाब की नज़रें इस असाइनमेंट कॉपी पर थीं। हाउ, इसकी वाव हो जाएगी। और तुम कब से ऐसे सोचने लगी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो बहुत सिंपल, शरीफ, नेक लड़की टाइप लड़की हो। इस पर नयाब ने कहका लगाया था। टाइप? इसने इस क्लब में पहुंचाकर मुझे किसी के सामने जिस टाइप की बना दिया था, मैं भूली नहीं हूँ आज के दिन इसका
और इस अमीरजादे का चैप्टर क्लोज कर दूंगी। आप इसकी बार शानजे ने अपना सर पकड़ लिया था। बहन माफ़ कर दो, मैं ये असाइनमेंट किसी तरह इस कैट के पास रख आऊँगी, पर अफनान यूसुफ के विला में तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मुझे माफ़ करो। और शानजे कुछ मिनट में वो असाइनमेंट रख कर वापस आ गई थी। जब कुछ देर में क्लास स्टार्ट हुई और इनके ग्रुप से वो असाइनमेंट प्रोफेसर ने मांगी तो कैट ने मुकम्मल ना होने का इल्ज़ाम नायाब पर डाल दिया था, जिस पर वो अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। सर, हमने वो असाइनमेंट वक्त से पहले मुकम्मल कर ली थी। कैट, झूठ क्यों बोल रही हो? सर को तंग कर रही हो? तुम्हारे पास ही तो है वो मुकम्मल असाइनमेंट, तुमने हिस्सा नहीं लिया, मदद नहीं की तो इट्स ओके। हम एक टीम है, अब जो हमने मुकम्मल कर दिए सर को दिखा दो। सर वो ब्लैक बुक के नीचे है। नायाब ने इंग्लिश में बात मुकम्मल की थी और प्रोफेसर ने गुस्से से कैट की तरफ देखा था और असाइनमेंट उठा ली थी वहाँ से। वेरी गुड मिस नायाब, एक्सीलेंट, ग्रेट जॉब, इन्होंने असाइनमेंट देखकर कहा था, जो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। और फिर इन्होंने झूठ बोलने और असाइनमेंट छुपाने पर कैट को सज़ा के तौर पर डिटेंशन दी थी और तमाम पॉइंट्स नायाब और शानजे को मिले थे। मैं देख लूँगी तुम्हें। कैट अपनी एक्सेंट में बड़बड़ाए बाहर चली गई थी और पूरी क्लास के मुंह खुले रह गए थे। नायाब अल्तमश, वाव, मान गई, क्या बदला लिया है? शानजे, ये बदला नहीं था, मैं बदला नहीं लेती, ये सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन थी जो अगले 4 साल यहाँ गुजारने के लिए की मैंने। कम से कम अब वो किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसी घटिया हरकत करने से पहले सोचेगी। और अफनान यूसुफ, इसे आज एक और थप्पड़ मिलेगा। शानजे ने तो कहका लगा दिया था, पर नायाब के चेहरे के असरात बदल गए थे। पाकिस्तान। ज़रान बेटा, एक बार सुन लो। अम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जाने से पहले जिम भी जाना है। ज़रान, इनफ इज़ इनफ। और ज़रान रुक गया था, गाड़ी का दरवाज़ा वापस बंद करके अपनी वालदा की तरफ देखा था। इसने बहुत मायूसी से, जैसे इसे पता था क्या बात करने आई थी इसकी अम्मी। ज़रान सवेरा भटक गई थी, इसे मौका दो। ये आप कह रही हैं अम्मी? वट अबाउट नायाब, आपकी लाडली भांजी? हाँ अम्मी। ज़रान अपनी आवाज़ कम कर दी थी जब बागीचे के माली की नज़रें इन पर पड़ी थी। हाँ मैं कह रही हूँ ज़रान, राहिल भाई की झोली में डाल रही हूँ तुम्हें, अब तुम्हें अपनाना होगा सवेरा को। ज़रान की आंख भर आई थी और इसने नज़रें फेर ली थी। काश आपने यही स्टेप नायाब के लिए ले लिया होता अम्मी। आप ज़बरदस्ती मेरी शादी नायाब से करवा देती तो शायद आज मैं दुनिया में रुसवा नहीं होता अम्मी, और शायद खुश भी रहता नायाब के साथ। ज़रान की बातों ने इसकी अम्मी की आंखों को अश्कबार कर दिया था। ज़रान बेटा, अम्मी, नायाब के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की जितनी सवेरा के लिए कर रही हैं। नायाब आज बाहर हम सब से दूर इसलिए है क्योंकि हम सब ने इसे कभी पास रखने के काबिल नहीं समझा। अब मुझे देख ले, मैंने खूबसूरती को तरजीह दी, इज़्ज़त को नहीं, सीरत को नहीं, हया को नहीं, खुददारी को नहीं। आप अल्लाह का इंसाफ देखें ज़रा, मुझे बस खूबसूरत बीवी मिल रही है, पर वो सब नहीं मिल रहा जो ज़िंदगी और शादीशुदा रिश्ते को और ख़ूबसूरत पाकीज़ा बना देता है। ज़रान वहाँ से चला गया था। क्या मैं अंदर मिस्टर अफनान से मिल सकती हूँ? नायाब ने दरवाजे पर पहरा देते हुए गार्ड से पूछा था और जवाब में इसे इसका नाम और आईडी कार्ड मांगा गया था, जिस पर नायाब ने जैसे ही अपना नाम बताया गार्ड ने कार्ड देखे बगैर दरवाज़ा खोल दिया था। व्हाट, मैं वेटर्स लिस्ट में ऐड हूँ? यस मैम। नायाब ने कार्ड वापस अपने ओवरकोट की जेब में डाल लिया था और अंदर चल दी थी। जाहिर सी बात है, ऐसे मोहल्लों में रहने वाले लोग कहाँ अपने से नीचे महलों में रहने वाले लोग कहाँ अपने से नीचे किसी इंसान को समझते होंगे। बहुत से सर्वेंट डस्टिंग और क्लीनिंग में मसरूफ़ नज़र आए थे। अस्सलाम वालेकुम। नायाब चलते चलते रुक गई थी जब पीछे से किसी ने इसे सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मुझे अफनान यूसुफ से मिलना है। आप बैठे, सर ऊपर अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं अभी। और ड्राइंग रूम का रास्ता दिखाया था नायाब को जहाँ जाते हुए। नायाब की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी थी और एक व्हील चेयर पर जैसे एक यंग लड़की जिसे एक यंग लड़की ने छोड़ दिया था। नायाब की नज़रें इस लड़की के पाँव पर थीं जो बाकी तमाम सर्वेंट के ड्रेस कोट कपड़ों को पहने हुए थी। और जब व्हील चेयर नीचे नहीं गिरी तो इस लड़की ने पाँव से इस व्हील चेयर को धकेल दिया था नीचे। हे यू, वॉच आउट, वो गिर जाएंगी। वो इस व्हील चेयर पर बैठी ढेर उम्र की औरत एक एक कर के सीढ़ियों से नीचे गिरना शुरू हो गई थी, जिससे इनकी वो व्हील चेयर जैसे ही नायाब के कदमों में गिरी, नायाब जल्दी से ऊपर भागी थी और बाकी सीढ़ियाँ गिरने से बचा लिया था। इस औरत का सर जैसे ही नायाब ने उठाकर इस नस्वानी चेहरे को देखा था, नायाब ने अपने कंधे पर रख लिया था। एक शोर बर्पा हो गया था वहाँ। दिलकश भाभी, दिलकश चच्ची। अफनान अपनी अम्मी के पीछे पीछे भागते हुए नीचे आया था। वो सर, आई एम सॉरी, वो मैं बाथरूम में
गई थी कि पता नहीं मैडम यहाँ कैसे आ गए। वो मुलाजमा रोते हुए कहना शुरू हो गई थी, इन्हें अभी ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत खून बह गया प्लीज़। नयाब की आवाज़ क्यों काँप रही थी? इसे नहीं पता था। इसे बस इतना पता था इसकी गोद में जिसका बेहोश सर पड़ा हुआ था वो बस किसी तरह से ठीक हो जाए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या हो रहा है मेरे घर में? अफनान बस कर जाओ, भाभी को कमरे में लेकर चलो अभी। नौरीन आप डॉक्टर तलत को फ़ोन कीजिए अभी। नयाब बेटा वो ठीक हो जाएंगी, अफनान जल्दी उठाएं। अफनान ने अपनी अम्मी की बात सुनकर एक नज़र नयाब को देखा था और चच्ची को उठाकर ऊपर ले गया था। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। नयाब कहते कहते इन लोगों के पीछे इसी कमरे में चली गई थी। नयाब बेटा आप माफ़ी ना मांगे बल्कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप सही वक्त पर आप पहुंची वरना भाभी किस हालत में चली जाती। अफनान ने जैसे ही इन्हें बेड पर लिटाया था बाकी अफराद भी घर के परेशानी के आलम में आ गए थे कमरे में। ज़ेबा डॉक्टर बस आते ही होंगे, भाभी की जिम्मेदारी किस सर्वेंट की थी? अफनान के वालिद का लहजा बहुत सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था वो कैसे सीढ़ियों तक पहुंची। आप झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर किया ये सब? मैं झूठ नहीं बोल रही सर। मैडम ये लड़की झूठ बोल रही है, आप बाकी सबसे पूछ लें। और 2 सर्वेंट्स ने इस लड़की के हक में बात की थी। देखा सर मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। और नयाब ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा था इस मुलाजमा को। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे सामने तुमने इनको गिराया। इनफ इज़ इनफ मिस नयाब, हाउ डेयर यू। हिम्मत कैसे हुई मेरी मुलाजमा पर हाथ उठाने के? अफनान ने नयाब का बाजू पकड़कर इसका मुंह अपनी तरफ किया था। एक्सक्यूज़ मी, ये मुलाजमा झूठ बोल रही है और बात झूठ की नहीं इनकी ज़िंदगी की, और आइंदा के बाद मुझे हाथ लगाने की हिम्मत आप ना करना। नयाब ने अफनान का हाथ झटक दिया था और बेड पर जाकर बैठ गई थी। सब फैमिली के लोगों के मुंह खुले रह गए थे। अफनान और नयाब के झगड़े को देख रहे थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था इन्हें। मिस नयाब अभी दफ़ा हो जाएं यहाँ से, अफनान ने तैश में आकर कहा था। अफनान बस करो, जाओ यहाँ से। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, इस लड़की ने इनकी व्हील चेयर को धकेला था नीचे। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, डॉक्टर इन्हें एक बार देख ले। नयाब ने अपने दुपट्टे से इस बेहोश औरत के माथे से खून साफ करना शुरू कर दिया था। तुम ऐसे इनफ अफनान बाहर चलो। यूसुफ साहब अपने बेटे को लेकर बाहर ले गए थे और कुछ देर में डॉक्टर भी आ गई थी। वहाँ पर नयाब एक पल को भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। ज़ेबा मैंने पहले भी कहा था इनको अब घर में ना रखो, किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, पर तुम हो कि हर महीने ऐसे ही होता है, किसी दिन इनकी डेथ ऐसे गिर जाने से हो जानी है और आपने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है तो आप जा सकती हैं। नयाब ने दो टोक जवाब पर अजियान यूसुफ और इनकी बीवी को शौक थे। डॉक्टर ने जब नयाब से इसका यूसुफ फैमिली से रिश्ता पूछा तो ज़ेबा बेगम ने डॉक्टर तलत को जाने का कह दिया था और इसी वक्त वहाँ यूसुफ साहब और अफनान आ गए थे। ये कब से ऐसे खुद सीढ़ियों से गिर रही हैं? नयाब ने इनकी पट्टी बंधे माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा था। बेटा पिछले 5 साल से पर हम इन्हें किसी पागल खाने में नहीं भेजना चाहते। मेरे भाई की बेवा हैं, ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ये ज़ेबा बेगम आबिदा हो गई थी और नयाब के साथ बेड पर बैठ गई थी। आंटी मैंने पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाया है, मुझे कुछ पल के लिए शायद बुरा भी लगता, पर आप ये जाने के बाद ये पहले भी ऐसी गिर गई हैं, मुझे दुख नहीं हाथ उठाने पर। आंटी मैं ऐसे वायलेंट नहीं होती कभी भी। मैंने खुद देखा आपकी मुलाजमा को इन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेलते हुए। प्लीज़ इन्हें और इन 2 सर्वेंट्स के हाथों से बचाएं, इन्हें अगर वाकई ही आपकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत रखती है। नयाब ये कहकर जैसे ही उठने लगी थी इन खातून ने नयाब का हाथ अपनी बेहोशी में पकड़ लिया था। ये देखने के बाद अफनान बाहर चला गया था सर्वेंट हेडक्वार्टर में। इसे भी शक हो गया था। अब नयाब की पूरी बात सुनने के बाद ज़ेबा आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। ज़ेबा बेटा नयाब के लिए जूस ले आओ। ये कब से ऐसी हैं? नयाब की नज़रें हट नहीं पा रही थी इनसे जिनकी आंखें बंद थी। जब से मेरे देवर का इंतकाल हुआ है और सभी बैठ गए थे, मैंने सिया रंगत में इतनी दिलकशी कभी नहीं देखी ज़ेबा आंटी, इसलिए इनका नाम दिलकश है। और इसलिए मेरे रंग को देखकर आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा था कुछ वो जो मुझे लोग कहते आए हैं अभी तक। नयाब अपना हाथ छुड़ाकर उठ गई थी वहाँ से। नयाब बेटा बैठ जाओ, रंग रूप सब अल्लाह के हैं। बेटा दिलकश भाभी आज ठीक होती तो वो तुम्हें बताती कि हमने इनको अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा था हमेशा, जैसे मेरे देवर ने भाभी के लिए सब कुछ वार दिया था, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी। वो कहते कहते चुप हो गई थी जब नयाब ने हैरत भरी नज़रों से देखा था इन्हें। अम्मी मैंने इन 3 मुलाजमों को निकाल दिया है नौकरी से। अच्छा किया अफनान भाई, मुझे भी शक होना शुरू हो गया था। ज़ेबा उठकर नयाब के पास आई थी। नयाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब
वक्त बार बार शुक्रिया मत कहें प्लीज़, बस इनका ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। नयाब कहते हुए वहाँ से चली गई थी, पर नयाब ने बताया नहीं वो यहाँ क्यों आई थी। ज़ेबा बेगम ने जैसे ही ये बात कही सब ने अफनान की तरफ देखा था। अम्मी, मैंने कहा था जब वो अपॉलॉजी लेटर मिलेगा ये शेरनी की तरह मुझ पर अटैक करने आएगी, और पागल को देखें जो करने आई थी वो किए बगैर चली गई। हा हा हा। और सबके कहकों से कमरा गूंज उठा था। अफनान मौके का फ़ायदा उठाकर कमरे से बाहर आ गया था और नयाब को फॉलो करते हुए मेन गेट तक पहुंचा था। मिस नयाब, क्या सोचा है फिर आपने इंटर्नशिप के बारे में? अफनान ने तेज़ चलती नयाब का पीछा करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा था। अगर आप मुझे रोज़ दिलकश आंटी से मिलने देंगे तो मैं इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर लूँगी। और नयाब की शर्त ने अफनान को एक गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। इस शर्त और डिमांड का कोई जवाब नहीं बनता मिस नयाब। मेरी लाइफ और मेरी फैमिली मेरे बिज़नेस का हिस्सा नहीं है। ये इंटर्नशिप आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, 1 साल बाद आप मांगती फिरेंगी ये पोस्ट। अफनान ने मुतकब्बर अंदाज में कहकर अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल दिए थे। मिस्टर अफनान यूसुफ, ये स्कॉलरशिप मैंने मेरिट पर हासिल की थी, हाथ फैलाकर नहीं, और इंटर्नशिप भी मुझे यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी मेरी मेहनत से मिल जाएगी, यहाँ नहीं तो कहीं और से ही। ना आप आखिरी इंसान हो मुझे ऑफ़र करने वाले, और ना आपकी कंपनी आखिरी कंपनी है इंटर्नशिप देने वाली। मैं बस तब तक इनसे मिलना चाहूँगी जब तक मुझे इनकी सेफ्टी का यूनियन नहीं हो जाता। बेफिक्र रहें, मैं ख़ुद भी आदी नहीं हूँ किसी की ज़िंदगी और ज़ाती मामलात में ताक झाँक करने की। नयाब ने कुछ दूर चलकर टैक्सी को इशारे से रोका था और एक बार फिर वो अफनान यूसुफ को लाजवाब कर गई थी। ओवरकोट भी पिंक रंग का। मिस नयाब, मज़ा आएगा आप पर हुक्म चलाने का। अफनान वापस घर में चला गया था। सर्वेंट क्वार्टर से गुजरते हुए इसके चेहरे पर फिर से गुस्सा आ गया था। इसने इस मेल मुलाजिम को गरेबान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था जो पहले ही ज़ख्मी हुआ था अफनान की मार से, पर यह बात किसी पर वाज़ा नहीं होने दी थी अफनान ने। नयाब, क्या हुआ? बहुत खोई खोई सी हो। रूही नयाब के बेड पर आकर लेट गई थी। कुछ नहीं, आज किसी अजनबी से मिलकर आई हूँ, ऐसा लग रहा है खुद से मुलाकात करके आई हूँ। अरे वाह, तुम तो शायरा बनती जा रही हो। इसलिए मैं किसी से दिल की बातें नहीं करती रूही। लोग दर्द सुनकर शायरों से मिला देते हैं और तकलीफ़ें सुनकर मस्खरों से। मैं सब बातें खुद से करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद का दर्द सुनकर खुद को किसी और मुनासिबत नहीं दूँगी, बल्कि खुद को समझूँगी, अपने दर्द को समझूँगी। ओफ़ो, अच्छा ना, सॉरी। अच्छा, अब मैं सीरियस हूँ, बताओ किससे मिलकर आई हो? नयाब का फ़ोन बजना शुरू हो गया था। पुप्पो की इस वक्त वीडियो कॉल? मैं अभी टेरिस पर जाकर बात करके आती हूँ, नयाब कहकर अपनी शाल ओढ़े रूम से चली गई थी। पाकिस्तान। अम्मी, मैं सवेरा को अपना लूँगा, पर इस बार मैं नयाब के हाथों ठुकराए जाने के बाद सवेरा को अपनाऊँगा। क्या मतलब ज़रान, क्यों तुम नयाब को तकलीफ़ देना चाहते हो? अम्मी, ये आप कह रही हैं जो मुझे ज़बरदस्ती सवेरा के साथ शादी के लिए मजबूर कर रही हैं? अनीसा बेगम ने मुँह फेर लिया था। और नयाब को क्या बताओगे? यही कि इसे दूसरी बीवी बनने का हक है कि जिस लड़की को पहली बीवी का दर्जा देना चाहते थे, इसने कैसे जग हसाई करवा दी मेरी सबके सामने। अम्मी, मैं सब कुछ इसके सामने रख कर इसका फ़ैसला पूछूँगा। अगर नयाब अल्तमश ने आज मुझे अपना लिया तो मैं इंतज़ार करूँगा इसका 4 साल, 10 साल, सारी ज़िंदगी। ज़रान अनीसा के चेहरे पर उदासी देखकर भी अपनी बात मुकम्मल की थी। और अगर नयाब ने इनकार कर दिया तो मैं सवेरा से शादी कर लूँगा। नयाब अल्तमश के साथ ये मेरी आखिरी गुफ्तगू होगी अम्मी। मैं फिर से सांस तो लूँगा, जीऊँगा नहीं। आप अपने भाई को दिया वादा पूरा कर देना। सवेरा अपनी ज़िद पूरी कर लेगी मेरे निकाह में आकर, और नयाब अल्तमश अपना बदला मुझे ठुकरा कर। और अनीसा ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को फाइनली ज़रान के सामने कर दिया था, जो इसने पकड़ लिया था और चला गया था वहाँ से। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो, घर सब खैरियत? नयाब की बोलती बंद हो गई थी जब ज़रान आबदी का चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया था। ख़बरदार नयाब अल्तमश, अगर वीडियो कॉल बंद करने का सोचा भी तो। और नयाब की उंगली रुक गई थी, इसे स्क्रीन से नज़रें हटा ली थी। ये इनकी पहली बात थी अकेले में। इस एयरपोर्ट के बाद हम नहीं की थी। ज़रान इस वक्त कॉल की? सवेरा ने इजाज़त दे दी कॉल करने की। नयाब ने लहजे में मुस्कुराहट लाने की बहुत कोशिश की थी। सवेरा की छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम इजाज़त दोगी? नयाब चुप हो गई थी एकदम से। ज़रान, बात क्या है? अचानक से इतनी बेतकल्लुफ़ी? आप अब शादीशुदा हैं, किसी नामहरम को इस वक्त फ़ोन पर बात करना ज़ेब नहीं देता, ना ही आपको ना ही मुझे। बहुत बोलती हो तुम यार, कहाँ से लाती हो इतनी बातें? ज़रान ने कहकर लगाया था, पर इसकी आंखों में वो चमक और वो खुशी नहीं थी जो नयाब को नज़र आती थी हमेशा। अच्छा, अब अगर आपने कुछ बात करनी है तो मैं बंद कर देती हूँ फ़ोन। आप ना कहा ना, ख़बरदार, जो सोचा कॉल काटने का। ज़रान ने एक सख्त लहजे में कहा था। खामोशी छा गई थी। मैं एक आखिरी बार तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ नयाब अल्तमश, और इस बार मेरी दूसरी नहीं पहली बीवी के रूप में अपनाना चाहता हूँ तुम्हें पूरे फ़ख्र के साथ। हाँ करोगी? ज़रान के संजीदा लहजे ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। नयाब के रोंगटे खड़े हो गए थे ज़रान की आवाज़ में शिद्दत महसूस करके।
पर ज़रान आपकी शादी तो सवेरा के साथ नहीं हुई थी, छोड़ गई थी वो मुझे, जिसे तुम्हें छोड़ आया था एयरपोर्ट, वैसे ही वो छोड़ गई थी मुझे दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होने के लिए। नायाब की नज़रें जैसे ही उठी और ज़रान की नज़रों पर पड़ी थी, इसकी सांसें मानो थम सी गई थी इस लम्हे में। तर्स की नज़रों से ना देखना मुझे नयाब, मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए, हमदर्दी नहीं। ज़रान के लहजे में धीमापन बिल्कुल नहीं था, इसका लहजा वैसे ही था जैसे हुआ करता था नायाब के साथ सख्त। वो आज भी वही ज़रान बनकर प्रपोज करना चाहता था इसे। ज़रान, मेरा जवाब अभी भी वही है, मैं अब इन सिलसिलों से बहुत आगे निकल आई हूँ जहाँ मैंने 4 साल बिता दिए आपके इंतज़ार में। वो बोलते हुए खामोश हुई थी। मैं भी इंतज़ार करना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा सारी ज़िंदगी, बस एक बार हाँ कर दो वापस आने के बाद मेरे निकाह में आने की। नायाब का चेहरा सुर्ख हो गया था ज़रान की बातों से। कैसा इंतज़ार ज़रान? इंतज़ार वो जो मैंने किया वो कभी नहीं कर सकते आप। आपने मुझे कहा फ़ोन बंद मत करना, मैंने नहीं किया, पर आपको ऐसी कितनी रिक्वेस्ट मैं ईमेल्स पर करती थी, आप तो पढ़कर भी जवाब नहीं देते थे। मुझ तक फ़ोन आते आते आप फ़ोन बंद कर जाते थे। मुझे फिर भी एक तसल्ली थी, एक भरम था ज़रान, पर सब कुछ तो ख़त्म कर दिया था आपने। और जब पहली बार खावर का रिश्ता घर लेकर आए थे आप, या अल्लाह आपके इंतज़ार ने वो अज़ियतें नहीं दी थी जो आपने आकर दी थी मुझे। मैं कैसे हाँ कर दूँ जबकि मेरा दिलो दिमाग आपको इनकार कर चुके हैं। ज़रान की आंखें बंद हो गई थी नायाब के जवाब पर। वो नायाब के सामने अपनी भरी हुई आंखें खोलना नहीं चाहता था। आहिस्ता से इसकी स्क्रीन चेहरे से पीछे हटाकर चेहरा साफ किया था, और इसी वक्त नायाब ने भी स्क्रीन चेहरे से पीछे हटा दी थी। वो भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अम्मी ने मुझे अपनी ममता के जज्बात में ऐसा घेरा है नायाब, वो कहती है मैं सवेरा को अपना लूँ फिर से, और मैं इसे अपनाना नहीं चाहता। मैं ज़रान आबदी ऐसे ही मजाक बन जाने के डर से तुम्हें अपनाना नहीं चाहता था, अब रसवाई के डर से सवेरा को। मैंने अम्मी से आज एक आखिरी मौका मांगा था, इन्होंने कहा था कि तुम इनकार कर दोगी, और मैं जानता हूँ नायाब अल्तमश इनकार कर देगी आज ज़रान आबदी को दूसरी बार। पर इनकार सुनना चाहता हूँ, सवेरा के साथ शादी करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही। शायद तुम्हारे इनकार से कुछ हौसला मिल जाए। ज़रान ने स्क्रीन का रुख अपनी तरफ किया था फिर से। ज़रान, इसने गहरा सांस भरा था ज़रान की सुर्ख आंखों को देखकर। ज़रान, जब आपने वापस आ जाने के बाद सवेरा के साथ शादी के लिए अपनी पसंद का इजहार किया था, मैं कितनी बार गिला करना चाहती थी अल्लाह से, आपसे, दादों से, फुप्पो से। ज़रान, मुझे दादी ने, फुप्पो ने वो ख्वाब दिखा दिए थे जो अधूरे रह जाने थे, क्योंकि हमारा जोड़ नहीं था। पर घर के बड़ों की मर्ज़ी थी। कब इनकी मर्ज़ी मेरी चाहत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता था आप मुझे रंग की वजह से अलग नहीं जानेंगे, पर आपने इस जगह सबको पीछे छोड़ दिया था वापस आने के बाद। फिर एहसास हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं जिन्हें हम चाहें वो भी चाहत करें हमारी। मैंने कुदरत का हर फैसला खुशी खुशी तस्लीम किया, क्योंकि मैं जान गई थी जो नसीब में नहीं लिखा होता वो नहीं मिलता। आप भी मेरे नसीब में नहीं लिखे हुए ज़रान, सवेरा का चले जाना इसकी ख़ता है, पर वापस आना और फुप्पो का एक बार फिर से इसे अपनाने का फ़ैसला सब किस्मत की तरफ इशारा है। आप इसे अपना लीजिए, और हम में कभी कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं आपको भूल जाने का कह सकूँ। ज़रान, ज़िंदगी में एक बात सीखी है मैंने, सब्र करना। अल्लाह की हकमत समझ कर आगे बढ़ जाएं, अपना लें इसे। हमारा साथ नहीं लिखा हुआ था, मैं इस बात को तस्लीम कर चुकी हूँ बहुत पहले, अब आप भी कर लीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ है। नायाब ने स्क्रीन पीछे हटा दी थी चेहरे से, पर ज़रान ने अब की बार मोबाइल पीछे नहीं किया था। नायाब अल्तमश एक पछतावा लिए कैसे नई ज़िंदगी शुरू कर दूँगा, तुम्हारे जितना हौसला कहाँ से लाऊँगा। हमारे दरमियान इस वक्त तुम्हारी आना आ गई है ना, वरना तुम्हारी चाहत कभी मेरे लिए मर नहीं सकती नायाब, इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें अपने गुरूर में गंवा दिया, और अब तुम अपनी अना में खो रही हो मुझे, ये एक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैंडसम लड़के को। ज़रान ने एंड पर कहका लगाया था। लड़का, आदमी बोले अच्छी खासी उम्र हो गई है। हा हा हा, वो हंसते हंसते रो दी थी, पर अपनी आवाज़ें इस पार जाने नहीं दी थी इसने। नायाब अल्तमश, आज के बाद ज़रान आबदी तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। वो जो मोहब्बत की चिंगारी जला दी थी तुमने आज अपने इनकार से बुझा भी दी है, और मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है आज फिर से ठुकराए जाने पर। ज़रान ने एक आखिरी बात कही थी नायाब की आंखों में आंखें डाले, गुस्सा कीजिए और नफ़रत भी कीजिए, आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी जैसे मुझे हुई थी ज़रान। तो तुम मुझसे नफ़रत करने लगी थी, मैं आपसे अब भी नफ़रत करती हूँ ज़रान, शायद करती रहूँ। आपने मेरी ज़िंदगी के 4 साल मेरी इन 4000 पेंटिंग्स में लगा दिए, जो मैंने इस उम्मीद पर बनाई थी कि शादी के हर दिन आपको एक पेंटिंग गिफ्ट किया करूँगी, पर वो ख्वाब भी अधूरा रह गया आपकी खूबसूरत दुनिया के आगे। अपना ख्याल रखिएगा ज़रान आबदी। वो फ़ोन बंद कर गई थी। ज़रान आबदी